हाय एवरीवन, मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं ओपीडी में जिनको कि क्रॉनिक पेल्विक पेन रहता है, यानी कि कंटिन्यूस पेन रहता है पेट में या फिर कमर में, एकदम लोअर साइड में। और दुनिया भर के डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, सर्जन को दिखा चुके हैं, फिजिशियन को दिखा चुके हैं, गायनिक्स को दिखा चुके हैं, उसके बाद भी उनका दर्द नहीं जाता। अब कोई भी इंसान जिंदगी भर पेन के साथ कैसे रहेगा? और डायग्नोसिस कुछ खास बनती नहीं है, कंटिन्यूस पेन रहता है। कभी कभी यूट्रस भी निकलवा लेते हैं सोच के कि शायद यूट्रस का पेन है, उसके बाद भी उनका पेन नहीं जाता। तो ये पेन क्या है? ये क्रॉनिक पेल्विक पेन क्या है? इस तरह का पेन आपकी लाइफ डिस्टर्ब करता है, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब करता है, आपको डिप्रेशन में डाल देता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स बताऊंगी कि क्रॉनिक पेल्विक पेन किसको बोलते हैं, हम कब इसको वो नाम देते हैं कि ये CPP है, क्रॉनिक पेल्विक पेन, इसके क्या कारण हो सकते हैं और आप कैसे इससे बच सकते हैं। Hi everyone, welcome to my pregnancy course. I am your gynecologist at the doorstep. Now, इस कोर्स में बेसिकली मैंने आपको क्या बताया है, मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर अलग अलग कोर्सेज बनाए बिकॉज आप लोगों को दूर बैठे बैठे कई बार डॉक्टर्स से बात करने का दिल करता है, आपके पास हर क्वेश्चन का जवाब नहीं होता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने आपको वो सारी प्रॉब्लम्स बताई है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, चाहे वो ब्लीडिंग हो, चाहे वो वॉमिटिंग हो, चाहे वो सप्लीमेंट्स की प्रॉब्लम हो, चाहे वो एक्सरे करवा लिया तो क्या करना है, पेट में दर्द हो रहा है तो क्या करना है, कौन सी दवाइयाँ आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे नेचुरली नॉर्मली उस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए। सेकंड ट्राइमेस्टर की प्रॉब्लम्स जो आप डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराते हो, डेफिनेटली इस कोर्स में मैं चेक नहीं कर रही हूँ आपको, बट मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब दे रही हूँ जो क्वेश्चंस मेरे पास रेगुलरली आते हैं। एंड थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी की तैयारी हो रही है बॉडी में, तो इन सब में क्या करना चाहिए। तो बेसिकली आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर अलग से लेना है, सेकंड अलग से लेना है, थर्ड अलग से लेना है। इस पूरे कोर्स का एक कॉम्बो भी है, कॉम्बो पैक भी आप ले सकते हैं। अगर आपको लगता है नहीं मैं सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर लूंगी, पहले देखूंगी, तो आप पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर लेके देखिए। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल कोर्स खरीदने के बाद वहां पर एक क्वेश्चन है, उसमें आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, चाहे वो ऑडियो में मिले, चाहे वो वीडियो में मिले, चाहे वो रिटन मैसेज में। क्रॉनिक पेल्विक पेन यानी कि CPP की डायग्नोसिस तब बनती है जब किसी इंसान को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कंटिन्यूअस पेन रहता है लोअर एब्डोमेन में या फिर पीछे बैक में, लोअर बैक में फॉर मोर देन 6 मंथ्स। अगर 6 महीने से ज़्यादा आपका पेन नहीं जा रहा है तो फिर ये क्रॉनिक पेल्विक पेन की कैटेगरी में आता है। लेडीज़ में बात करें तो इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कारण लेडीज़ में होता है डिलीवरी के समय जो आपको मसल लॉस होता है, जो मसल आपकी टेयर होती है, जो मसल्स में डैमेज होता है, वो कभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाता है। बहुत सी लेडीज़ रिकवर हो जाती हैं क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग हैं, उन्होंने अच्छे से खाना पीना खाया, देन दे बिकेम एक्टिव, बट बॉडी में कहीं ना कहीं वो जो मसल डैमेज हुई है वो बाद में जाके दिक्कत देती है। आपकी बॉडी डेफिनेटली वीक होती है। कितनी लेडीज़ हैं जो मेरे को सुन रही होंगी कि आपके सेकेंड थर्ड डिलीवरी के बाद वो ताकत नहीं रह जाती जो आपको पहले थी, क्योंकि हर बार कुछ परमानेंट डैमेजेस बॉडी में होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको पता नहीं चलती, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको एक्चुअली बताती हैं कि हाँ डैमेज हो गई और आप कंटिन्यूसली डॉक्टर के पास जाते रहते हैं। तो मेन कारण क्रॉनिक पेल्विक पेन का लेडीज़ में चाइल्ड बर्थ होता है। फिर आते हैं नॉर्मल डिलीवरी। सेकेंड कॉज जो होता है नॉर्मल डिलीवरी में जो स्टिचेस लगते हैं, एपिजियोटमी जो होती है, उसमें जो आपके जो स्टिच लगते हैं वो पेरिनियल बॉडी को डैमेज करते हैं। पेरिनियल बॉडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है लेडीज़ की बॉडी में, जहाँ पर 6 मसल्स आके इंसर्ट होती है और ये वही होता है जहाँ पर आपकी एपिजियोटमी का स्टिच लगता है। यानी कि चाइल्ड बर्थ के समय जब हम कट लगाते हैं तो पेरिनियल बॉडी कटती है। तो कभी कभी ये जो मसल्स होती हैं जो कटती हैं ये वापस से ठीक से जुड़ नहीं पाती, या फिर जुड़ जाती हैं तो भी उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं रह जाती। शायद आपने रेस्ट नहीं करा या फिर आपका पेल्विक मसल्स वीक हो गई, आपका चाइल्ड बर्थ बहुत गंदी तरीके से हुआ है, दाई माँ ने कराया था, हॉस्पिटल में नहीं आए थे, पेट दबा दबा की डिलीवरी हुई है। तो ये सारी चीज़ें पेल्विक फ्लोर मसल्स को डैमेज करती हैं और ये परमानेंट डैमेजेस रहते हैं जिसकी वजह से आपका पेन कभी नहीं जाता। सिजेरियन की बात करते हैं। थर्ड कॉज में सिजेरियन स्कार्स आते हैं। सिजेरियन वैसे तो इतना पेनफुल नहीं होता है क्योंकि विजाइनल डिलीवरी में जो स्टिचेस होते हैं वो बिल्कुल प्राइवेट पार्ट्स वाले स्टिचेस होते हैं, वो बहुत पेन करते हैं, हील होने में भी टाइम लगता है। जो पेट के स्टिचेस होते हैं शुरू में दुखते हैं, उसके बाद आपको आदत पड़ जाती है क्योंकि ये बार बार स्ट्रेच नहीं होते। बट अगर इनकी हीलिंग प्रॉपर नहीं हुई है और अंदर स्कार टिश्यू बहुत मोटा बन गया है या फिर सेकेंडरी हीलिंग हुई है, यानी कि स्टिच खुल गए थे, पस पड़ गया था, वापस से जुड़े हैं, या तो वापस स्टिच लगाए या फिर अपने आप धीरे धीरे ड्रेसिंग कर करके जुड़ गए, तो इसको हम सेकेंडरी हीलिंग बोलते हैं। सेकेंडरी हीलिंग में स्कार टिश्यू फॉर्मेशन में, कीलोइड फॉर्मेशन में आपको ये हमेशा दुखेंगे, ये वाला एरिया आपका हमेशा दुखेगा क्योंकि अंदर जो फाइब्रस टिश्यू, जो ग्रैनुलेशन टिश्यू बना है वो ठीक से नहीं बन पाया। जुड़ तो गया लेकिन उसको बार बार काट के तो ठीक कर नहीं सकते, तो वो आपकी बॉडी की वीकनेस थी या कोई और फैक्टर था, इन्फेक्शन था, इस वजह से आपको एक परमानेंट पेन रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिलीवरी की वजह से बहुत से लोगों को प्रोलैप्स हो जाता है, यानी कि यूट्रस बाहर लटक जाता है।
तो बेसिकली जो विजानल प्रोलैप्स होते हैं, जब आपको लगेगा नीचे भारीपन लग रहा है, कोई चीज़ बाहर आ रही है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ फॉल्टी चाइल्ड बर्थ या फिर मल्टीपल चाइल्ड बर्थ। बहुत सारे बच्चे होना, 4-5, आजकल हालांकि नहीं होते हैं, आजकल फैमिलीज छोटी हो गई हैं, पर पहले के ज़माने में काफ़ी होता था। अभी भी गांव वाले जो मेरे पास आते हैं 5-5, 6-6 बच्चे करना बड़ा नॉर्मल है उनके लिए। जो अर्बन पॉपुलेशन है शहर की, वो थोड़ी चेंज हो गई है। तो मल्टीपल चाइल्ड बर्थ या फॉल्टी तरीके से बच्चे पैदा करने से भी आपको कंटिन्यूस प्रोलैप्स रहेगा, आपको कंटिन्यूस पेन रहेगा, क्योंकि आपका जो यूट्रस है वो जहाँ पर स्थित है, यानी कि जो भगवान ने जो रचना करी है उसको लिगामेंट से वो वहाँ पर बैठा हुआ है। अगर वो लिगामेंट्स लूज होकर नीचे लटक जाएंगे तो यूट्रस तो नीचे आएगा, साथ में लिगामेंट्स भी नीचे खींचने शुरू हो जाएंगे, आपकी मसल्स नीचे खींचनी शुरू हो जाएंगी। तो जब ये खींचेंगी और कंटिन्यूस उसी पोजीशन में रहेंगी, वापस तो ऊपर जा नहीं सकते, तो खिंचाव की वजह से आपको कंटिन्यूस पेन रहता है। या फिर आपको पांचवा जो कॉज है, इन्फेक्शन हुआ अंदर यूट्रस के अंदर, और वो इन्फेक्शन अंदर यूट्रस के लिगामेंट्स में, उसकी नाड़ियों में फैल गया, जो कि दिख नहीं रहा है, कोई सिम्टम नहीं, सिर्फ पेन है, आपको फीवर नहीं है, इन्फेक्शन दिखेगा कैसे, आपके ब्लड टेस्ट में कुछ नहीं आ रहा, बट आपको पेन नहीं जा रहा, क्योंकि उन नाड़ों के अंदर वो नासूर जैसा पेन घुस गया है। तो कई बार ऐसे केसेस में यूट्रस निकालने से आराम मिल जाता है। फिर आते हैं कुछ ऐसे कॉजेस, कुछ ऐसे कारण जो कि रेयर होते, इतने कॉमन नहीं होते। अभी तक जो मैंने बताया वो सब कॉमन थे। एपिजियोटमी के स्कार का पेन, सिजेरियन स्कार का पेन, आपको अंदर इन्फेक्शन हो गया जिसको हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज बोलते हैं, PID, जो कि डायग्नोसिस करना थोड़ा मुश्किल होता है अनलेस कि पेशेंट को फीवर आ रहा है या फिर दिख रहा है कि हाँ भाई रिपोर्ट्स में भी आ रहा है। बट क्रॉनिक पेल्विक पेन जब ये बन जाता है तो रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता, तो ये रेयर होता है, बट हाँ हो सकता है। तो ये PID जो है, ये डायग्नोसिस में दिक्कत होती है, बहुत रेयर भी नहीं है, बहुत कॉमन भी नहीं है, बट आई वुड से ये मिडिल में रहता है। जब कुछ नई डायग्नोसिस बन रही है तो जनरली PID का ट्रीटमेंट हम देते हैं और पेशेंट को रिलीफ मिलता है। जो रेयर कॉजेज की मैं बात कर रही हूँ बहुत कम होते हैं ऐसे, लेकिन इनका भी आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल पुडेंडल नर्व जो होती है, ये एक तरह की नाड़ होती है। हमारी बॉडी में इतनी सारी नसें हैं ना जो सप्लाई करती हैं, खून की नसों की बात नहीं कर रही, नर्व्स की बात कर रही हूँ, जो आपकी पेन सेंसेशन को, आपके मूवमेंट्स को, ये सबको सप्लाई करती है, मसल्स को सप्लाई करती है। तो एक नर्व होती है पुडेंडल नर्व, जो कि नीचे एपिजियोटमी वाले एरिया में, ये पूरे उस एरिया को, प्राइवेट पार्ट्स को सप्लाई करती है। तो कभी कभी डिलीवरी के समय ये नर्व कट जाती है, डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअस पेन कराती है, और इसका क्या ट्रीटमेंट है मैं बाद में बताऊंगी। तो ये एक रेयर कॉज है, बट ये जो डॉक्टर्स मुझे सुन रहे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। फिर जो सेकंड रेयर कॉज है, जो बहुत रेयरली होता है बट हो सकता है, वो है पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम। मैंने को पता है यूट्रस ऐसे लटका हुआ है लिगामेंट से, और उसके आसपास बहुत मोटी मोटी नाड़ें होती हैं जो बच्चेदानी को सप्लाई करती है। यूट्राइन आर्टरी आती है, वो अंदर पूरा नेटवर्क बनाती है, क्योंकि इसी यूट्रस को इतना बड़ा होकर बच्चे को पैदा करना है, तो यूट्रस की ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो ब्लड सप्लाई है, इसके अंदर अगर स्वेलिंग आ गई किसी भी कारण से, इन्फेक्शन से या डिलीवरी के समय डैमेज हुआ, तो अंदर स्वेलिंग आके वो जो वेन्स होती हैं, जो नाड़ें होती हैं, वैसे गुच्छे की तरह गोल 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 हो जाती हैं, वैरिकोज वेन्स बन जाती हैं, और ये कंटिन्यूस पेन कराती हैं। और ये बिना लैप्रोस्कोपी के, बिना दूरबीन की जांच से नहीं पता चलेगा। कभी कभी सोनोग्राफी में दिख जाता है, बट जनरली ये लैप्रोस्कोपी में दिखता है। फिर एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस सबको पता है क्या होता है, बच्चेदानी की लाइनिंग बाहर आ गई। तो बच्चेदानी की लाइनिंग वैसे तो बाहर नहीं आती सबकी, है ना, सबको नहीं होता एंडोमेट्रियोसिस, लेकिन कभी कभी डिलीवरी की वजह से ये जो एंडोमेट्रियोसिस होता है ये बन जाता है। कारण ये होता है कि जब आवल निकलती है तो आवल साथ में एंडोमेट्रियम यानी कि बच्चेदानी की जो अंदर की लाइनिंग है उसके साथ बाहर आती है। वो लाइनिंग कभी कभी आपके एपिजियोटमी स्कार पे या फिर आपके पेट के स्कार पे वहाँ पर आके रुक जाती है। कभी कभी कोई ना कोई डैमेज हो जाता है कि अंदर की लाइनिंग बाहर आके स्टिच के साथ वहाँ पर ग्रो कर गई, वहाँ पर स्टिच के साथ वो चिपक गई और वो वहाँ ख़त्म नहीं हुई, वहाँ पर ग्रो कर गई। तो आपकी एंडोमेट्रियोसिस या तो सर्जरी के बाद बढ़ गई, आपको पहले से थी, या फिर नहीं थी अब बन गई, है ना। तो ये भी बहुत रेयर है कि आपको सर्जरी के बाद या डिलीवरी के बाद एंडोमेट्रियोसिस बन गया और वो क्रॉनिक पेल्विक पेन करा रहा है। चौथा रेयर कॉज, चौथा कॉज ऐसा जो कि आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, वो है ऑस्टियाइटिस प्यूबिस। ऑस्टियाइटिस प्यूबिस जैसे कि नाम बता रहा है, प्यूबिस यानी कि प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये हमारा पेल्विक बोन है। पेल्विक बोन में आगे एक जॉइंट होता है जहाँ पर ये दो बोन्स आके जुड़ती हैं। तो डिलीवरी के समय ये बोन्स थोड़ी सी लूज हो जाती हैं, क्योंकि जो बॉडी की रचना वो ऐसी होती है कि जब बच्चा निकलेगा तो इस जॉइंट को थोड़ा सा लूज होना पड़ेगा, तभी वो बच्चा आराम से निकल पाएगा। ये जॉइंट ऐसे बहुत ज़्यादा टाइट जॉइंट नहीं होता, ये एक फाइब्रस जॉइंट होता है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस का जो जॉइंट होता है, कभी कभी अगर डिलीवरी फॉल्टी तरीके से हुई है, गाँव में हुई है, तो मैंने देखा है पेशेंट्स का भाई इतनी दूर दूर तक बोन लेकर आते हैं, यानी कि उनकी बोन इतनी सेपरेट हो गई, ऊपर से दबा के निकाला गया या बच्चा बहुत हैवी था, उसने इस जॉइंट को पूरा तोड़ ही दिया। तो जब ये बोन्स इतनी दूर चली जाती हैं, इसका नाम होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस डायस्टेसिस।
प्यूबिक सिम्फाइसिस डायस्टेसिस यानी कि सेपरेट हो गई तो वो पेन करेगा, उसमें पेशेंट को चलने में भी दिक्कत आएगी क्योंकि जो बीच की नर्व्स हैं वो दबनी शुरू हो जाती हैं और पेशेंट को हमको एडमिट करके एक हैवी वेट उसके पैरों पे टांग के उसको वापस से बोन्स को पास में लाना पड़ता है। बट ये कंडीशन की हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ऑस्टियाइटिस प्यूबिस यानी कि इस प्यूबिक बोन में इन्फेक्शन हो गया, जो कि बहुत रेयर है और शायद डायग्नोसिस में दिमाग में आता भी नहीं है। बट ऐसे केस में ऑर्थोपेडिक सर्जन और गायनेकोलॉजिस्ट मिलके आपको ठीक करेंगे। तो ये डिलीवरी के समय इन्फेक्शन गया और कहीं और नहीं, आपके बोन के अंदर चला गया, तो ऑस्टियाइटिस प्यूबिस। और ये जनरली तब होता है जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेनिंग होती है, कंटिन्यूस आप जोर लगा रहे हैं, बच्चा हो नहीं रहा है, बहुत देर तक आपको पुशिंग के लिए बोला गया, तो उस वजह से इतना ज़्यादा वहाँ पर स्वेलिंग और इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन हो जाता है कि वो आगे जाके ऑस्टियाइटिस प्यूबिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिकली ये सारे कॉजेज होते हैं क्रॉनिक पेल्विक पेन के। जो डॉक्टर्स मुझे सुन रहे हैं, प्लीज़ अगर आपके पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो ये बातें भी आप ध्यान में रखें कि हाँ, ये वाली प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। अगर आपके ट्रीटमेंट से, आपकी रिजल्ट्स में जो आप रिपोर्ट्स देख रहे हो पेशेंट के, उसमें कुछ नहीं आ रहा है, आपके दिमाग में ये सारी बातें होनी चाहिए। अब इसकी डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे? अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको ये सारे टेस्ट कराने जो मैं बता रही हूँ, जैसे सीबीसी हो गया, ब्लड शुगर हो गया, CRP ESR हो गया, या फिर पेशेंट का यूरिन कंप्लीट हो गया, या फिर सोनोग्राफी हो गई। आप पेशेंट से प्रॉपरली पूछे उसको किस समय पेन होता है, खाना खाने के बाद होता है, सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद होता है। ये सारी चीज़ें जो हिस्ट्री की पॉइंटर्स हैं, ये डायग्नोसिस में हेल्प करती हैं। साथ ही में इमेजिंग टेस्टिंग, ब्लड टेस्ट तो आपने करा लिया, यूरिन टेस्ट करा लिया, इमेजिंग में आप MRI करा सकते हैं अगर सोनोग्राफी में कुछ नहीं दिख रहा है, CT करा सकते हैं। बट CT और MRI काफ़ी एक्सपेंसिव रहते हैं और CT में बहुत ज़्यादा रेडिएशन जाता है, बट स्टिल MRI हेल्प करता है कई बार डायग्नोसिस बनाने में। पेशेंट को प्रॉपर्ली एग्जामिन करें। कई बार हम पेशेंट के ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी के आधार पे उसको दवाई देना शुरू कर देते हैं, हम उसको एग्जामिन नहीं करते। अगर आप इंटरनली एग्जामिन करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ पता चलेगा। और जैसे कि मैंने बताया, पोडेंडल नर्व अगर ब्लॉक हो गई है या कोई और नर्व ट्रैप हो गई है, उसके लिए कई बार नर्व टेस्टिंग, नर्व कंडक्शन टेस्ट भी कराए जा सकते हैं। अब आते हैं मेन पार्ट कि हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करें। क्रॉनिक पेल्विक पेन के मैंने आपको इतने सारे कॉजेज बताए, तो जो कॉज है अगर आप उसको ट्रीट करोगे तो डेफिनेटली फर्क पड़ेगा। बट मान लो आपको कॉज नहीं पता है और कॉज के साथ साथ अगर आप ट्रीटमेंट कर ही रहे हो, तो बाकी सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स क्या हैं? सपोर्टिव ट्रीटमेंट्स में सबसे पहले आता है फिजिकल ट्रीटमेंट। फिजिकल थेरेपी यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट का रोल यहाँ पर आएगा। जो फिजियोथेरेपी कराते हैं वो आपकी मसल्स को ट्रेन करने की आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट होता है आप वहाँ जाइए, जो ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट है उनको बताइए यहाँ पेन होता है, ये वाली मसल, ये वाला लिगामेंट पेन हो रहा है। उसके लिए उनके पास बहुत सारी मशीनें होती हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन्स होती हैं, अल्ट्रासाउंड वेव से भी कई बार आपका पेन कम होता है। तो उनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। साथ में वो आपको एक्सरसाइज बताएंगे, आपको फिजियोथेरेपी कराएंगे, उससे आपके मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। आपके डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरीज देंगे, वो तो आपको लेनी है। लोकल पेन किलर्स देंगे, लोकल लगाने के लिए कोई जेल्स देंगे। साथ में आपको अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करना है। आपको अपना वेट मैनेजमेंट करना है। अगर वेट ज़्यादा है तो आपका पेन बढ़ेगा, क्योंकि आपके पैरों पे प्रेशर पड़ेगा, आपकी मसल्स पे प्रेशर पड़ेगा अगर आपका वेट ज़्यादा है। साथ में एक्सरसाइज तो आप कर ही रहे, फिजियोथेरेपिस्ट करा रहे हैं, उनकी बात माननी है। कितना भी पेन हो, फिजियोथेरेपिस्ट अगर बोल रहे हैं कि आपको इतने घंटे करना है तो आपको इतने घंटे करना है। साथ में आपकी डाइट का बहुत बड़ा रोल है। मैं आपको मेरा बताती हूँ, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरे को पिछले साल इतना ज़्यादा पेन था बैक साइड में टुवर्ड्स माय स्कैपुला, ये जो जस्ट शोल्डर के नीचे की जो बोन होती है, वहाँ पर इतना पेन था। मैं बीइंग अ डॉक्टर और मेरे हस्बैंड ऑर्थोपेडिक सर्जन, हमने सारे टेस्ट करा लिए, मेरे को कुछ टेस्ट में कुछ नहीं निकला और मेरा पेन इतना ज़्यादा होता था, स्पेशली रात में सोते समय, कि मैं लिटरली रोती थी कि मेरा इतना पेन क्यों हो रहा है। मुझे लगता था मेरी कोई नर्व दब गई है। मैंने कहा मेरी सर्जरी कर दो। आई टॉक टू सो मेनी डॉक्टर्स, इतने सारे डॉक्टर्स मेरे फ्रेंड्स हैं, सबसे बात होगी, सबने मना किया कि आपको कुछ नहीं करना है, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं, आपकी डायग्नोसिस है ही नहीं कुछ। तब मुझे समझ में आया कि बेसिकली मैं स्ट्रेस ज़्यादा ले रही थी। मेरी जो लाइफस्टाइल थी उसमें बाई चांस उन दिनों मेरे पास काम बहुत ज़्यादा था, मैं टाइम से खाना नहीं खा रही थी, मैं स्ट्रेस ले रही थी, रात के 2-2 3-3 बजे तक काम करती थी, सुबह उठ के हॉस्पिटल चली जाती थी और लैपटॉप पे कंटिन्यूस काम करने से ये मसल्स झुकी हुई रहती थी। मैं अपनी डाइट मिस कर रही थी, टाइम पे खा नहीं रही थी, अपनी नींद मिस कर रही थी। तो स्ट्रेस लेवल जब बढ़ता है तो आपके अंदर एसिडिटी बढ़ती है, आपको लैक्टिक एसिडोसिस होता है, आपके अंदर लैक्टिक एसिड बढ़ता है, आपकी बॉडी परेशान हो जाती है, स्ट्रेस हार्मोन्स निकलते हैं, एंड दैट ऑल्सो कॉजेज पेन। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आपको साइकोसोमैटिक पेन भी शुरू हो जाते हैं। आपको लगता है कि आपको पेन हो रहा है और सही में इतना ज़्यादा होता है, बट सामने वाले को लगता है कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, कुछ है ही नहीं इनको। तो
सामने वाला आपको सोचेगा आपको डिप्रेशन हो रहा है, या फिर आप क्या बोल रहे हो, मतलब ये तो बेवकूफ़ है, कुछ भी बोलती है, कुछ भी बोलते हैं। ऐसा नहीं होता। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कि आप अपनी डाइट से, अपनी एक्सरसाइज से, अपनी विल पावर से ठीक कर सकते हैं। फिर आते हैं कुछ ऐसे ट्रीटमेंट्स जो कि एडवांस ट्रीटमेंट्स होते हैं, जिनमें कि आपने सब कुछ करके देख लिया, आपने पेन किलर्स ले लिया, आपने फिजियोथेरेपी कर लिया, आपने अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, उसके बाद भी आराम नहीं मिल रहा है। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट हो गया हार्मोनल ट्रीटमेंट। कई बार हम आपको हार्मोनल ट्रीटमेंट देते हैं अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है या फिर आपको पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम है, ऐसे में हार्मोन्स काम करते हैं। सेकेंड हो गया साइकोसोमैटिक ट्रीटमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल पेन की वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, आपकी लाइफस्टाइल पूरी ख़राब हो रही है, आपका पूरा जो रूटीन है वो ख़राब हो गया, तो कई बार एंटी डिप्रेसेंट्स लेने से आपको फ़र्क पड़ता है। किसी किसी केस में हम जो लोकल नर्व है जो पेन कर रही है, नर्व को काट तो सकते नहीं तो सप्लाई खत्म हो जाएगी, बट वो नर्व डैमेज हो गई है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो उस नर्व को ब्लॉक कर देते हैं। तो लोकल इंजेक्शंस लगाते हैं, और इंजेक्शन ऐसे लगाते हैं कि उस नर्व की चारों तरफ एक पूरा एक गुच्छा बन जाता है उस दवाई का, तो वो नर्व को ब्लॉक कर देता है, तो वो नर्व पेन नहीं देती। तो उसी नर्व की वजह से आपको पेन सेंसेशन हो रहा है, तो हमने नर्व को ब्लॉक कर दिया। और चौथा ट्रीटमेंट होता है सर्जिकल। कभी कभी किसी किसी केस में सर्जिकल ट्रीटमेंट के थ्रू जो डॉक्टर्स ट्रेंड हैं वैस्कुलर सर्जरीज और नर्व सर्जरीज करने के लिए, वो आपकी नर्व्स को काट के वहाँ से रिलीज करते हैं अगर वो दब रही हैं तो ये हो गया सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर क्रॉनिक पेल्विक पेन। वैरिकोज वेन्स भी जो मैंने आपको बताया, गुच्छे बन जाते हैं या फिर अंदर एडिशंस बन गए, स्कार टिश्यू बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसको कई बार हम लोग रेशे जो होते हैं उसको काट देते हैं सर्जरी करके, और आपको आराम मिल जाता है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि क्रॉनिक पेल्विक पेन इतना रेयर नहीं है, इतना ऐसी कंडीशन नहीं है जो लोगों को नहीं होती है, ये बहुत कॉमन है। मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, तो ये वीडियो सुनने से उनको काफ़ी समझ में आएगा कि वो अकेले नहीं है, और बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं इसके, और बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे से आप डायरेक्ट कंसल्टेशन कर सकते हैं इस नंबर के थ्रू। इस पर आपको व्हाट्सएप करना है, कॉल नहीं करना है, या फिर मेरी वेबसाइट पे अगर आप जाके कंसल्ट डॉक्टर सोनल पे क्लिक करेंगे, पेमेंट करेंगे, तो उसका स्क्रीनशॉट आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।